हाँ जी, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को और बिल्कुल गुड इवनिंग, नमस्कार। बिल्कुल थोड़ा सा देखिए, अपन क्लास में लेट हो चुके हैं, लगभग 13 मिनट लेट हैं। 8 बजे का आपका शेड्यूल था सभी साथियों का, लेकिन साथियों किसी स्टूडेंट के क्या थी, घर में कोई प्रोग्राम था, उस चक्कर में उसके घर जाना पड़ा था और रास्ते में क्या गई थी भाई, अच्छी बारिश हो रही थी, तो बीच में बाइक के कारण क्या करना पड़ा, रुकना पड़ा, इसलिए बिल्कुल 13 मिनट लेट हुआ हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी साथी अच्छे से मिलकर, सचिन, सुरेश, आरकेडी पब्लिक स्कूल, विष्णु, आर के यादव टेक्निकल, जीतू कुमार और देवेंद्र शर्मा, आप सभी स्टूडेंट से निवेदन रहेगा, एक बार जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप एक बार लाइव सेशन को जरूर शेयर कीजिए। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया कि भाई आज की जो अपनी क्लास होगी, ये क्लास अपनी रहेगी डीआरडीओ के संबंध में। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, किसके लिए, अपनी डेमो क्लास के लिए कमेंट कर रहे थे। तो भाई डेमो तो ऐसा है, पहली बात तो ये कि YouTube के ऊपर लगभग 400 से 500 वीडियो अपने क्या हैं पड़े हुए हैं। ठीक है, यदि आपको डेमो देखना हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि भाई इस सोशल मीडिया के ज़माने में साथियों आपने देखा होगा कि जैसे ही आपकी कोई वैकेंसी आती है, क्या, जैसे ही आपकी कोई वैकेंसी आती है तो जो आदमी पिछले 6 महीने से 12 महीने से बाजार से क्या रहते हैं, लुप्त रहते हैं, वो भी क्या करते हैं भाई, जैसे ही वैकेंसी आती है बहती हुई गंगा में सब क्या करना चाहते हैं, अपने हाथ धोना चाहते हैं। ठीक है, अपना काम वैसा तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसा है कि एक बार डेमो क्लास आप भी लेकर देख लीजिए, बाकी आप सभी स्टूडेंट्स तो मेरे साथ करीबन पिछले 12 महीने 13 महीने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो साथियों आज जो अपना टॉपिक रहेगा, क्या बोल रहे हैं सर, वाटरवर्क्स की वैकेंसी कब तक आएगी। बिल्कुल सचिन सैनी जी, वाटरवर्क्स की वैकेंसी जल्द आएगी। विभाग की जो वैकेंसी है इसकी फाइल बन चुकी है, जो नए पद है आपके वो सर्जन हो चुके हैं, और जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री है माननीय अशोक गहलोत जी, उनके पास आपकी फाइल भी जा चुकी है। अब उनकी अनुमति मिलने के बाद ही अपन क्या बता सकते हैं, वैकेंसी के बारे में बता सकते हैं। तो बिल्कुल एक बार सभी साथी अच्छे से लाइव सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो साथियों आज के लाइव सेशन का जो अपना मुख्य टॉपिक रहेगा, ये अपना रहेगा माइक्रोमीटर। तो लो भाई, आज पढ़ेंगे अपन इस माइक्रोमीटर क्या बेसिक्स बातें और इसके पार्ट्स के संबंध में। तो लीजिए भाई, मैंने हेडिंग लगाई है माइक्रोमीटर, और आप सभी साथी भी क्या करते हुए चलिए, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते हुए चलिए, मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट होकर वीडियो को देखिए। बिल्कुल गारंटी है माइक्रोमीटर आप आज यहां से ऐसा सीख के जाएंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखिए माइक्रोमीटर, साथियों माइक्रोमीटर जो आपका शब्द है, ये आपका एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जब आप देखेंगे, यदि आप माइक्रोमीटर का, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना, क्या संधि विच्छेद करते हैं, तो आप देखेंगे एक शब्द तो आपका निकल के आएगा क्या, माइक्रो, और दूसरा शब्द निकल कर आएगा साथियों आपका मीटर। अब आप सभी साथी मेरी बात को अच्छे से सुनना, क्या कि भाई मीटर अपन साथियों क्या मानते हैं, अपनी एसआई पद्धति या फिर अपने एम के एस सिस्टम के अंतर्गत जो आपकी लंबाई की इकाई जो रहती है, जो लेंथ की इकाई होती है, वो आपकी क्या मानी जाती है, वो आपकी मानी जाती है मीटर मानी जाती है। और प्यारे साथियों इसी मीटर को जब अपन क्या करते हैं, सूक्ष्म आवर्धन में या फिर सूक्ष्म वैल्यू के अंतर्गत या फिर सूक्ष्म मान में जब अपन इसको क्या करना चाहें, दर्शाना चाहें या फिर माप में लेने का प्रयास करना चाहें, तो वहां अपन इसको किस शब्द को काम में लेंगे, वहां अपन शब्द काम में लेंगे क्या, माइक्रो। प्यारे बच्चों माइक्रो का अर्थ क्या होता है, माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, यानी कि इस मीटर की माप को आपको क्या लेना है, सूक्ष्मता में लेना है। अब आप सभी साथियों ने इस बारे में, आप सभी साथियों को ज्ञान होगा कि भाई 1 मीटर बराबर क्या होता है, आप बोलोगे कि सर 1 मीटर बराबर अपने 100 सेंटीमीटर होता है। और प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर आपके 10 मिलीमीटर होते हैं, क्लियर है। और 1 मिलीमीटर बराबर अपने क्या होता है, 1 मिलीमीटर बराबर अपने होते हैं 1000 माइक्रोन होते हैं। तो देखो समझो बात को, यहां मैंने केवल शब्द का क्या किया है, संधि विच्छेद किया है, ठीक है ना, केवल मैंने क्या किया है, शब्द का संधि विच्छेद किया है। कहां से स्टार्ट हुए थे अपन, इसी मीटर से तो स्टार्ट हुए थे, क्योंकि माइक्रोमीटर का जब अपन ने संधि विच्छेद किया था तो अपने सामने शब्द क्या आया था, मीटर आया था। तो देखिए मीटर से कहां पहुंचे आप, मीटर से इसी मीटर की एक सबसे छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्म इकाई के ऊपर पहुंचे, कहां पर, माइक्रोन के ऊपर। क्योंकि जो भी आपका माइक्रोमीटर होता है ये आपको क्या करता है, सूक्ष्मता में माप देने का ही काम करता है। तो सबसे पहले तो सभी साथियों के जो मैंने परिचय बताया आपको माइक्रोमीटर का, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं साथियों।
बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की। तो प्यारे साथियों, माइक्रोमीटर के संबंध में देखिए, माइक्रोमीटर के संबंध में यदि अपन बात करें सेकंड हेडिंग की, तो अच्छे से कनेक्ट होकर समझना। बहुत सी बेसिक बातें भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। प्यारे साथियों, यदि अपन माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर के संबंध में कुछ बेसिक हेडिंग इस प्रकार से निकलती है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि माइक्रोमीटर का परिचय क्या होता है, माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि भाई माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन क्या होगा। माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन होगा, आप एक छोटे से शब्द में, एक छोटे से कोड में इसको याद रखना। क्या याद रखेंगे आप? याद रखेंगे पीएमटी। पीएमटी का मतलब भाई हमारे यहाँ सीकर में एक अच्छा नारा लगता है कि पीएमटी मतलब दयाल। एक दयाल कोचिंग है जो क्या करवाती है, पीएमटी की तैयारी करवाती है। ठीक है, उसके पोस्टर के ऊपर आप ऐड देखेंगे तो क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? लिखा हुआ मिलेगा पीएमटी मतलब दयाल। अब यहाँ आपको पीएमटी का मतलब दयाल नहीं समझना। पी फॉर क्या मानेंगे? तो प्यारे साथियों आप मानेंगे पी फॉर प्रिसीजन। ठीक है, और एम फोर क्या मानेंगे? एम फोर आप मानेंगे मेजरिंग। क्या? प्रिसीजन मेजरिंग। और टी फोर्स आप मान सकते हैं टूल्स, या फिर माइक्रोमीटर्स के लिए जो शब्द काम में लेते हैं वो अपना क्या रहता है? वो अपना रहता है इंस्ट्रूमेंट। तो आप सिंपल सी बात में बता सकते हैं कि माइक्रोमीटर एक प्रकार का प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है। प्यारे साथियों, दूसरी बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर बेसिक से आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि एक माइक्रोमीटर का मटेरियल क्या होता है, एक माइक्रोमीटर किस धातु का बना हुआ रहता है। तो आप सभी साथी मेरी बात अच्छे से कनेक्ट होकर सुने कि चाहे एग्जामिनर माइक्रोमीटर की बात करे या फिर एग्जामिनर किसी भी सूक्ष्म मापी की बात करें। सूक्ष्म मापी में अपन कौन कौन से औजारों को शामिल करते हैं? जैसे आपका वर्नियर कैलिपर रहता है, जैसे आपका वर्नियर हाइट गेज होता है, जैसे आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। अगर किसी भी सूक्ष्म मापी औजार के संबंध में एग्जामिनर कभी भी बात करे तो आपका सही जवाब पहले क्या होगा? सही जवाब आपका होगा निकेल क्रोमियम स्टील। क्या होगा भाई? निकेल क्रोमियम स्टील। सबसे पहले आपको इसी ऑप्शन को क्या करना है? वहां प्रश्न में ढूंढना है कि भाई माइक्रोमीटर किस धातु का बना होगा? निकेल क्रोमियम स्टील बना होगा। मान लीजिए किसी एग्जामिनर अपने घर पर पत्नी से लड़कर आया है और वो क्या कर दे, आपको ऑप्शन में निकेल क्रोमियम स्टील नहीं दे, तो प्यारे साथियों वहां पर आपको दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ मिल सकता है? वहां पर आपको दूसरा ऑप्शन दिया हुआ मिल सकता है वेनेडियम इस्पात। क्या दिया हुआ मिल सकता है भाई? आपको दिया हुआ मिल सकता है वेनेडियम इस्पात। तो प्रश्न क्लियर हुआ। माइक्रोमीटर का मटेरियल क्या रहेगा? मटेरियल रहेगा निकेल क्रोमियम स्टील एंड वेनेडियम इस्पात। साथियों, बात करता हूं अपनी तीसरी और अहम बात के ऊपर। एक प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। भाई प्रिंसिपल का अर्थ क्या होता है? प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत। आप बोलेंगे माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि उसका कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है। तो समझना एक बात सभी साथी कि भाई माइक्रोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो अपन क्या बताएंगे? वो अपन बताएंगे एक माइक्रोमीटर पिच एवं लीड के सिद्धांत पर क्या करता है? एक माइक्रोमीटर पिच एवं लीड के सिद्धांत पर क्या करता है भाई? कार्य करता है। अब प्यारे बच्चों एक बात समझो कि भाई पिच और लीड का संबंध किससे है। आप यहां से देखेंगे तो पिच और लीड का संबंध आपका किससे है? आपकी फिटर थ्योरी के अंतर्गत एक चैप्टर आता है जिसे आप बोलते हो स्क्रू चूड़ी, क्योंकि चूड़ी का ही तो संबंध, चूड़ी से ही तो आपका संबंध किससे बना? आपके पिच और लीड से, क्योंकि चूड़ी के ही टेक्निकल टर्म क्या माने जाते हैं? आपके पिच और लीड माने जाते हैं। तो देखिए यहां पर आपको पिच और लीड के अलावा और क्या लिखा हुआ मिल सकता है? और आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में क्या? नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पर। क्या भाई? नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पर। प्यारे साथियों, होता क्या है ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल होता क्या है? तो भाई सिंपल सी बात होती है नट और बोल्ट के प्रिंसिपल में क्या कि जब भी मैं क्या करता हूं, जब भी मैं मेरे नट या बोल्ट में से एक चीज को हमेशा क्या करता हूं? स्थिर करता हूं, और यदि दूसरी चीज को मैं क्या करता हूं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करता हूं, तो जो मेरी एक युक्ति होती है वो आगे पीछे क्या लेती है? वो मेरी युक्ति आगे पीछे क्या लेती है भाई? चाल लेती है। यही बात तो होती है नट और बोल्ट के सिद्धांत में। बिल्कुल राजवीर सिंह, नमस्कार आपको भी। ठीक है, तो देखो क्लियर हुई माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या रहेगा? आपके पिच एवं लीड या फिर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर। प्यारे साथियों आगे बात करता हूं। चौथी बेसिक बात निकल कर आएगी लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का अर्थ क्या होता है? लिस्ट काउंट को हिंदी में अपन बोलते हैं अल्पत माप।
आप बोलोगे किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ली जाने वाली कम से कम माप क्या कहलाएगी, उसका लिस्ट काउंट कहलाएगी। तो मैं बिल्कुल छोटे से शब्दों में यहां लिख देता हूं क्या, कि भाई किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या फिर आपके माइक्रोमीटर के द्वारा कम से कम ली जाने वाली माप क्या कहलाती है, कम से कम ली जाने वाली माप हमेशा उसका लिस्ट काउंट कहलाती है। अब प्यारे साथियों, इस लिस्ट काउंट से आपके दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। जब भी एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट वैल्यू क्या पूछेगा, लिस्ट काउंट की वैल्यू पूछेगा, तो वहां आपको दे सकता है एक तो क्या शब्द, एक तो वहां आपको शब्द दे सकता है मैट्रिक सिस्टम, और दूसरा दे सकता है आपको क्या, इन ब्रिटिश सिस्टम। आपसे पूछेगा एक साधारण माइक्रोमीटर का मैट्रिक सिस्टम में अल्पत माप कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, कंफ्यूज होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। एक साधारण माइक्रोमीटर का मैट्रिक सिस्टम में अल्पत माप होता है 0.01 मिलीमीटर। और यदि इसी अल्पत माप की एग्जामिनर बात करे किसके अंतर्गत, ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत, तो डायरेक्ट वैल्यू आप क्या पुटअप कर दीजिए, आप जो अपना दशमलव है, आप अपना जो पॉइंट है, इसके बाद में एक जीरो और क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो कितने बने भाई, 0.001। अब आपको मिलीमीटर काम में नहीं लेना है, क्योंकि ब्रिटिश स्केल में जो अपन इकाई काम में लेते हैं वो आपकी क्या रहती है, वो आपकी रहती है इंच। ठीक है जी। तो जो भी साथीगण यदि हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं अपनी सेकंड स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीनशॉट लेने वाले बिल्कुल ले सकते हैं। विष्णु सारस्वत निम्मी की जो बेस्ट बुक है उसके राइटर का नाम आपको नहीं मिलेगा। जो राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान है, यानी कि जो आपकी नेशनल इंडस्ट्रियल मीडिया इंस्टीट्यूट है, वही क्या करती है, निम्मी की बुक को प्रकाशन करने का काम करती है। ठीक है भाई। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अपन अपनी आगे की बात के ऊपर। तो साथियों, आगे की बात पर जब अपन बेसिक बातों को क्लियर कर रहे थे, तो मैंने आपको अभी तक टोटल 4 या 5 बातें बेसिक के रूप में क्या करवाई है, क्लियर करवाई है। नेक्स्ट साथियों, आपकी माइक्रोमीटर की बेसिक के संबंध में एक हेडिंग आएगी। हेडिंग इस प्रकार से आएगी, आपको पूछा जाएगा माइक्रोमीटर की परास। परास एक निम्मी शब्दावली का शब्द है। आप इंग्लिश में इसे किस नाम से जान सकते हैं, आप बोलेंगे रेंज ऑफ माइक्रोमीटर, कि भाई एक माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है। तो प्यारे साथियों, हमेशा आप मेरी एक बात याद रखना, चाहे आपका कोई भी माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर की जो रेंज रहेगी वो भी आपके दोनों सिस्टमों में आएगी। कौन कौन से में, एक तो आपका रहेगा कौन सा, मैट्रिक सिस्टम, जो आपको मिलीमीटर स्केल में क्या देगा, माप देगा, और दूसरा आपका रहेगा ब्रिटिश सिस्टम, जो आपको हमेशा इंच की यूनिट में क्या देता है, माप देने का प्रयास करता है। ठीक है। तो देखो जी, अब एग्जामिनर पूछ ले कि मैट्रिक सिस्टम में एक साधारण माइक्रोमीटर की रेंज कितनी होती है। तो प्यारे साथियों, ये रेंज हमेशा कितनी मानी जाती है, ये रेंज हमेशा मानी जाती है 25 मिलीमीटर। कितनी मानी जाएगी भाई, 25 मिलीमीटर। और ब्रिटिश सिस्टम में पूछे तो इसकी रेंज कितनी मानी जाती है, ये रेंज मानी जाती है प्यारे साथियों कितनी, आपकी 1 इंच। अब देखो, रफली आपको थोड़ी सी बात समझाता हूं, यहां से आप आराम से समझ सकते हो। साथियों, अपन क्या पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है ना। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई मास्टर जी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। तो अब 1 इंच में कितने मिलीमीटर हुए, तो मैं 1 इंच की जगह 2.54 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि ये वैल्यू आपकी किसकी है, 1 इंच की तो है। और जब मैं इसे क्या करूंगा, 10 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां मेरे पास मान कितना आएगा, 25.4 मिलीमीटर आएगा। तो देखो, दोनों जगह इक्वल रेंज है। माइक्रोमीटर की जो रेंज रहेगी वो कितनी होती है, 25 मिलीमीटर की रहती है। और इंच प्रणाली में इसकी रेंज हमेशा 1 मिलीमीटर की रहती है। क्या पूछ रहे हैं देवेंद्र शर्मा, सर जी कहाँ मिलेगी, निम्मी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगी। यदि वहाँ से आप परचेज नहीं करते तो मेरे पास जो चारों एडिशन है आप उनकी फोटोकॉपी वगैरह भी करवा सकते हो। ठीक है। तो देखो, अब बात की अपन ने किसकी, रेंज के संबंध में। प्यारे साथियों, ये तो अपनी बात थी रेंज के संबंध में। अब आप एग्जाम्पल के रूप में क्या देखते हो, जैसे आपको अलग अलग माइक्रोमीटर मिलते हैं। एक आपको मिलेगा 0 से 25 मिलीमीटर का। ठीक है। एक माइक्रोमीटर आपको मिलेगा 25 से 50 मिलीमीटर का। एक माइक्रोमीटर आपको मिलेगा 50 से 75 मिलीमीटर का। अब बात करूं इंच वाली का, तो एक माइक्रोमीटर आपको मिलेगा 0 से 1 इंच के अंतर्गत। एक माइक्रोमीटर आपका रहेगा 1 से 2 इंच के अंतर्गत। और एक माइक्रोमीटर
आपका रहेगा 2 इंच से 3 इंच के अंतर्गत। प्यारे साथियों, जब आप इनका रिजल्ट निकालोगे तो इनका सबका डिफरेंस कितना आएगा, इनका सबका डिफरेंस आएगा 1 इंच। यहां से मिलीमीटर स्केल में आप इनका रिजल्ट निकालोगे तो सबका डिफरेंस कितना रहेगा, सबकी जो माप की पद्धति रहेगी उसका डिफरेंस रहेगा कितना, 25 मिलीमीटर। तो याद हो जाएगी सभी को कि ब्रिटिश प्रणाली में तो कितना 1 इंच और मैट्रिक प्रणाली में कितना आपका 25 मिलीमीटर। नेक्स्ट साथियों बेसिक बात आपकी ये रहेगी स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमीटर, कि एक माइक्रोमीटर का वर्गीकरण, इसका बंटवारा अपन किस प्रकार से करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमीटर की मैं बात करूं कि भाई माइक्रोमीटर का स्पेसिफिकेशन किसके अनुसार किया जाता है। तो प्यारे साथियों आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर देना और समझना कि भाई माइक्रोमीटर का जब भी अपन क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो यहां पर कुछ बातों को अपन को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहली बात आपकी आएगी यूज, यानी कि आप उपयोग के अनुसार क्या कर सकते हैं, माइक्रोमीटर का बंटवारा कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सर कैसे कर सकते हैं। अरे भाई, जब अपन किसी कार्यखंड की आउटर यानी कि बाहरी माप लेने की इच्छा करेंगे तो वहां पर आपको माइक्रोमीटर उठाना पड़ेगा, कौन सा, आउटसाइड माइक्रोमीटर। यदि किसी स्लोट की चौड़ाई की माप आप लेंगे आंतरिक की, तो वहां आप लेंगे इनसाइड माइक्रोमीटर। यदि आप किसी होल की गहराई की माप लेंगे तो वहां आपको माइक्रोमीटर काम में लेना पड़ेगा, कौन सा, आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। तो भाई यूज के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रोमीटर का स्पेसिफाइड कर सकते हैं, इनको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपके सवालों के जवाब बाद में दूंगा भाई, वरना अपनी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिए, सभी के सवालों के जवाब आपको क्लास के अंतिम क्षणों में जरूर दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, यूज के बाद में आपका आता है क्या, यूज के बाद में आप बता सकते हो कि माइक्रोमीटर का वर्गीकरण अपन लिस्ट काउंट के अनुसार भी कर सकते हैं। किसके अनुसार, लिस्ट काउंट के अनुसार भी अपन माइक्रोमीटर का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। आप बोलोगे कैसे करेंगे, अरे अभी पढ़ा था ना अपन ने कि माइक्रोमीटर का जो साधारण माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर होता है, डिजिटल माइक्रोमीटर का 0.001 मिलीमीटर होता है। तो अलग अलग प्रकार के लिस्ट काउंट आपको देखने को मिलते हैं। तो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है इसके अनुसार भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तीसरी बात आती है साथियों किसके अनुसार, तीसरी बात आती है अपनी रेंज के अनुसार, यानी कि परास के अनुसार। यहां से आप क्या देखेंगे कि जैसे आप 0 से 25 मिलीमीटर स्केल का माइक्रोमीटर काम में लेंगे या फिर 50 से 75 मिलीमीटर स्केल का माइक्रोमीटर आप काम में लेंगे, इसका मतलब माइक्रोमीटर का वर्गीकरण उसकी परास यानी कि उसकी रेंज के अनुसार भी क्या हो सकता है, किया जा सकता है। तो ये जो भी मैंने आपको पिछली और इस वाली टोटल मैंने आपको 6 बातें बताई हैं अभी तक। 6 बातें प्यारे साथियों आपके माइक्रोमीटर के बेसिक से संबंधित है। और बहुत बार मैंने भी ऐसा अनुभव किया है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट जब मेन एग्जाम में जाता है तो हार्ड क्वेश्चनों को फिर भी वो सोल्व कर देता है, लेकिन जितना बेसिक क्वेश्चन होगा उसमें वो ज्यादा दिमाग लगाने के प्रयास में क्वेश्चन को क्या कर बैठता है, गलत कर बैठता है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी यूपी आर्मी और डीआरडीओ वाले हैं, बिल्कुल आप एक बार बोर्ड स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने में कोई समस्या न हो। ठीक है भाई, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट हेडिंग अपनी रहेगी इसी माइक्रोमीटर के संबंध में। देखो जी क्या रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग भी अपनी रहेगी माइक्रोमीटर की बेसिक बातें ही पढ़ेंगे अपन आज की क्लास में। आपकी नेक्स्ट हेडिंग यहां से रहेगी पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर, कि एक माइक्रोमीटर के कौन कौन से भाग होते हैं। अब प्यारे साथियों आपको एक अनुभव की बात बताता हूं कि माइक्रोमीटर के ऐसे कई भाग हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप जानते हो लेकिन आप उनके बारे में पूर्णतया नहीं जानते। कई बार आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आ जाता है और फिर भी आप पार्ट को जानने के बाद भी आप वहां से प्रश्न को क्या कर बैठते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो अच्छे से कनेक्ट होके इन पार्टों को पढ़ना, आज के बाद में कभी भी आपका पार्ट्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो जी, पहला पार्ट मैंने यहां पर लिखा है क्या, पहला पार्ट मैंने यहां पर लिखा है सी फ्रेम। एक बात और बताना चाहता हूं, जब भी आप किसी भी औजार को पढ़ते हैं तो वहां पर जब आप उसके भागों के बारे में यदि आपको ज्ञान लेना आवश्यक होता है तो वहां पर आप हमेशा याद रखना कि जो भी इसके भाग होते हैं, चाहे वो किसी भी टूल्स के हो, चाहे माइक्रोमीटर के हो, चाहे वर्नियर के लिपर के हो, चाहे सामान्य आपकी रेती के हो, चाहे आपके पंच के हो, भागों को हमेशा आप एक क्रम के अंतर्गत क्या रखिए, याद रखिए। ठीक है ना। तो देखिए क्रम के अनुसार यदि मैं चलूं तो मेरा माइक्रोमीटर का पहला पार्ट
आता है क्या, मेरे माइक्रोमीटर का पहला पार्ट आता है सी फ्रेम। अब प्यारे साथियों देखिए, करते हैं पोस्टमार्टम इस सी फ्रेम का, देखिए क्या क्या निकल कर आता है। भाई आप सबसे पहले बात देखेंगे सी फ्रेम के संबंध में, तो देखो जी, एग्जामिनर आपसे प्रश्न करेगा कि सी फ्रेम जो आपका होता है ये किस मटेरियल का होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यदि माइक्रोमीटर का मटेरियल पूछे तो निकल क्रोमियम या फिर वेनेडियम, ठीक है। अगर आपको सी फ्रेम का मटेरियल पूछे तो चलो एक बार देखे, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। देखिए एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पुटअप करो, देखिए क्या बताओगे कि एक माइक्रोमीटर की सी फ्रेम किस धातु की बनी होती है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सी फ्रेम, बताओ। देखिए अरे मनीष प्रजापत, जो भी आपके प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूं ना, आप सब साथी लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल आप सभी साथियों के प्रश्नों के जवाब दूंगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। और लाइव सेशन को भी जरूर एक बार सभी भाइयों से निवेदन रहेगा, बिल्कुल शेयर करें, ठीक है। तो देखिए कमेंट पुटअप करो सभी साथी, क्या प्रश्न पूछा है, एक माइक्रोमीटर का सी फ्रेम किस मटेरियल का बना होता है। देखना चाहूंगा कि कितने साथी इसके लिए कमेंट करना चाहते हैं। देखो विष्णु, इन्होंने जवाब दिया इनवोर स्टील। मनीष प्रजापत, इन्होंने जवाब दिया ढलवा लोहा। आर के यादव, इन्होंने जवाब दिया कास्ट आयरन। ओम प्रकाश कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या हाँ, तू तो अखिलेश कुमार सिंह तू तो देगा ही देगा ना चलो कोई बात नहीं। देखो जी, अब देख लेना एक बार, सभी ने डायरेक्ट क्या आंसर दिया, सभी ने डायरेक्ट आंसर दिया क्या, कास्ट आयरन। प्यारे साथियों यहां से आप एक बात याद करके चलना कि माइक्रोमीटर का जो सी फ्रेम होता है, ये सी फ्रेम किस इस्पात का बना होता है, तो आप यहां से याद रखेंगे कि माइक्रोमीटर का सी फ्रेम ड्रॉप फॉर्ज इस्पात, क्या भाई, ड्रॉप फॉर्ज इस्पात, ठीक है ना। और दूसरा मटेरियल, यदि आपको ये मटेरियल ऑप्शन में नहीं मिलता है तो वहां आप डायरेक्ट ढलवा लोहा मत याद रखना भाई। क्यों, देखो ढलवा लोहा याद नहीं रखेंगे, इसका कारण मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा कैसे। आपको पूरी बात याद रखनी है कि माइक्रोमीटर का जो सी फ्रेम होता है ये आघात वर्धनीय ढलवे लोहे का बना होता है। भाई ढलवा लोहा भी तो अपने अलग अलग प्रकार का होता है ना, ढलवे लोहे में भी आपको ग्रे कास्ट आयरन मिलेगा, व्हाइट कास्ट आयरन मिलेगा, नोडुलर कास्ट आयरन मिलेगा, मेलिएबल कास्ट आयरन मिलेगा। यदि एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले आपसे कि माइक्रोमीटर का सी फ्रेम किस धातु का बना होता है और चारों ऑप्शन ही किसके दे दे, ढलवे लोहे के दे दे, तो फिर वहां पर आपकी दिमाग की घंटी क्या हो जाएगी, बज जाएगी और बेसिक सा प्रश्न आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो पूरी बात को याद रखो, है ना, या तो डोप फॉर्ज इस्पात या फिर आघात वर्धनीय ढलवा लोहा। क्लियर है साथियों। दूसरी बात करूं तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसको आपको नोट लगा के लिखना है अपनी नोटबुक में। क्या लिखना है प्यारे साथियों, माइक्रोमीटर की जो परास होती है, परास का अर्थ मैंने आपको बता दिया, परास का अर्थ क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है ना। जो माइक्रोमीटर की परास होती है और जो अल्पत माप होता है, एग्जामिनर पूछता है कि माइक्रोमीटर की परास या फिर उसका लिस्ट काउंट किस भाग के ऊपर छपा हुआ रहता है। छपा हुआ का मतलब अंकित रहता है। तो आप सभी साथियों का जवाब क्या होगा कि मेरी माइक्रोमीटर का पहला पार्ट क्या पढ़ा मैंने, सी फ्रेम पढ़ा, और इस सी फ्रेम के ऊपर हमेशा मुझे माइक्रोमीटर का अल्पत माप और उसकी रेंज क्या होती है, छपी हुई मिलती है। कहां छपी हुई मिलेगी, सी फ्रेम के ऊपर छपी हुई मिलेगी। क्लियर हुआ दूसरा प्रश्न भी। तीसरे की ओर चलता हूं साथियों। सी फ्रेम एक ऐसा भाग होता है जिसे अपन अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर किसके समान बनाते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर सी के समान बनाते हैं, तभी इस पार्ट का नाम क्या पड़ा है, तभी इस पार्ट का नाम पड़ा है सी फ्रेम। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बात बताता हूं, 4 नंबर की बात। तो साथियों जो आपकी सी फ्रेम होती है, इसी सी फ्रेम के ऊपर माइक्रोमीटर के जो बाकी बचे हुए भाग होते हैं वो किससे जुड़े हुए रहते हैं, बाकी बचे हुए भाग भी आपको क्या मिलते हैं, इसी सी फ्रेम से कनेक्ट मिलते हैं, यानी कि सी फ्रेम से जुड़े हुए होते हैं। तो 4 बेसिक बातें बताई मैंने आपको सी फ्रेम के संबंध में। 5वीं एक बेसिक बात और निकलती है प्यारे साथियों, सी फ्रेम को जब आप सामने से देखोगे तो सी फ्रेम के लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं हाथ की तरफ, और दूसरी साइड कौन सी आई, 2 ही तो साइड होगी, एक होगी आपकी लेफ्ट और दूसरी होगी आपकी राइट। तो प्यारे साथियों सी फ्रेम के लेफ्ट साइड के ऊपर हमेशा जो भाग स्थित होता है उस भाग को आप बोलते हो किसके नाम से, एनविल यानी कि निहाई के नाम से। और सी फ्रेम के राइट साइड में जो भाग आपको बना हुआ मिलेगा या फिर लगा हुआ मिलेगा
उसे आप बोलोगे दूरा या फिर स्पिंडल के नाम से। तो ये बात भी याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है सी फ्रेम के बाईं ओर स्थित भाग को आप किस नाम से जानते हैं, तो ये रहेगा एनविल। राइट साइड यानी कि दाईं ओर जो स्थित रहेगा वो आपका रहेगा क्या, वो आपका रहेगा क्या, स्पिंडल। क्लियर है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। तो लीजिए, सी फ्रेम के बाद में आपका जो दूसरा पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। कई दफा इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका जब भी आप पोस्टमार्टम करें तो थोड़ा सा मेरा बात याद रखना, पूरा का पूरा करना है, ठीक है ना साथियों। दूसरा पार्ट है खोल। इस पार्ट को आप खोल या बैरल बोलते हैं। तो भाई खोल या बैरल, और इंग्लिश में इसे अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसे बैरल भी बोल सकते हो और इसे स्लीव के नाम से भी जान सकते हो। तो देखो अच्छे से कनेक्ट होके समझो कि भाई क्या रहता है ये स्लीव। देखो जी, पहली बात तो आप सभी के सामने इस प्रकार रखूंगा कि माइक्रोमीटर का जो स्लीव भाग होता है, ये स्लीव भाग क्या रहता है भाई, वर्ताकार रूप में बना होता है। किस रूप में, आपका सिलेंड्रिकल रूप में होगा, यानी कि बेलनाकार या फिर वर्ताकार रूप में आप इसे बता सकते हो। दूसरी बात बताऊं तो साथियों, ये स्लीव भाग अंदर से क्या होता है, ये स्लीव भाग आपका अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, यानी कि होलो में बना होता है। तीसरी बात बताऊं तो इस स्लीव भाग के दोनों सिरों के ऊपर, क्या भाई, इस स्लीव भाग के दोनों सिरों के ऊपर जो इसके दोनों एंड रहेंगे ना, सिरों का मतलब दोनों एंड, तो स्लीव के दोनों सिरों के ऊपर आपको क्या कटी हुई मिलती है, आपको चूड़ियां कटी हुई मिलती है। पूछ ले कौन सी चूड़ियां कटी हुई रहती है, तो एग्जामिनर को जवाब दे देना कौन सी चूड़ी रहेगी, आपकी वी चूड़ी कटी हुई रहेगी। ठीक है जी। तो 4 या 5 बातें बताइए। पहली बात, स्लीव आपका एक ऐसा पार्ट होता है जो सिलेंड्रिकल या फिर वर्ताकार रूप में बना होता है। स्लीव अंदर से क्या होता है, स्लीव अंदर से खोखला होता है, और स्लीव जो आपका रहता है इसके दोनों सिरों के ऊपर क्या बनी हुई होती है, चूड़ियां बनी होती है। पूछ ले कौन सी चूड़ियां होती है, तो जवाब दे देना आपकी वी चूड़ी होती है। तो ये तो अपन ने 5 बातें यहां से छोटी छोटी क्लियर की। दूसरी बात बताऊं तो प्यारे साथियों, जो आपकी स्लीव होती है, इस स्लीव के मध्य में आपको हॉरिजेंटल कंडीशन, हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल का मतलब होता है साथियों क्षैतिज अवस्था। क्या भाई, हॉरिजेंटल कंडीशन का मतलब क्षैतिज अवस्था। तो बात को अच्छे से समझना कि स्लीव जो आपका भाग होता है, इस भाग के ऊपर आपको हॉरिजेंटल कंडीशन, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है ना, ये मेरे हाथ की पोजीशन कैसी है, हॉरिजेंटल कंडीशन है। ये मेरे हाथ की पोजीशन कौन सी है, वर्टिकल पोजीशन है। तो स्लीव के ऊपर हमेशा हॉरिजेंटल कंडीशन यानी कि क्षैतिज अवस्था में क्या बनी होती है, क्षैतिज अवस्था में वहां पर आपको एक रेखा क्या मिलती है। अब रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, ठीक है ना, कोई बुरा मत मान जाना, रेखा का मतलब लाइन, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या होता है, क्षैतिज अवस्था में एक रेखा यानी कि एक लाइन क्या मिलती है, अंकित मिलती है, आपको एक लाइन छपी हुई मिलती है। और प्यारे साथियों, इसी अंकित लाइन को, इसी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में अंकित लाइन को ही आप नाम क्या देते हैं, इसे ही आप नाम देते हैं जीरो लाइन। किसके नाम से जानेंगे, जीरो लाइन के नाम से जानेंगे। तो एग्जामिनर कई बार यहां से क्वेश्चन पुटअप करता है कि माइक्रोमीटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर उसकी जीरो लाइन अंकित होती है। तो प्यारे साथियों याद रखना, स्लीव या बैरल एक ऐसा पार्ट होता है जिसके ऊपर आपको हमेशा क्या अंकित मिलेगी, आपको जीरो लाइन हमेशा अंकित मिलेगी। क्लियर हुई बात आराम से। नेक्स्ट देखो फिर, बिल्कुल फारूक खान, बिल्कुल नमस्कार आपको भी, ठीक है। तीसरी बात सुनो फिर, तीसरी बात यदि मैं करूं साथियों, अपने सामने एक शब्द आया जीरो लाइन। अब सुनना मेरी बात आराम से कनेक्ट होके, ये चीजें आपके आगे जाके बहुत काम में आएगी। साथियों जो आपकी जीरो लाइन होती है, लो भाई मैं एक बार इस रेखा को यहां आपके सामने लेकर आता हूं। मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी कोई भी जीरो लाइन है जो स्लीव के ऊपर अंकित है। अब प्यारे साथियों, स्लीव के ऊपर की तरफ क्या बात याद रखनी है, स्लीव के ऊपर की तरफ, यानी कि ये आ गया कौन सा भाग, देखो मैंने नीचे की तरफ कर दिया, ये आ गया आपका कौन सा, ऊपर का भाग, और ये आ गया आपका नीचे का भाग। तो दोनों बातों को अच्छे से कनेक्ट होकर समझना। स्लीव के ऊपर की तरफ आपको क्या मिलते हैं, आपको अंशांकन बने हुए मिलते हैं। अंशांकन का मतलब होता है ग्रेजुएशन। आप अपनी सामान्य आड़ू भाषा में क्या याद रख सकते हैं, आप ऐसे याद रख लेना, निशान। क्या, निशान। तो स्लीव के ऊपर और नीचे,
स्लीव क्या भाई, जीरो लाइन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होंगे, अंशांकन यानी कि निशान अंकित होंगे। अब प्यारे साथियों समझना, यहां से देखो मैंने ऊपर की तरफ एक निशान बनाया, पहला निशान आ गया आपका जीरो का, दूसरा निशान आ गया एक, ये आ गया दूसरा, ये तीसरा, ये 4 नंबर और ये आ गया आपका 5 नंबर। मैं यहां लिख देता हूं 5। अब समझो, अब एग्जामिनर यहां से प्रश्न क्या पूछेगा कि जीरो लाइन जो आपकी रहती है, इस जीरो लाइन के ऊपर की तरफ जो अंशांकन बने होते हैं, उन अंशांकन में एक अंशांकन यानी कि एक निशान की मान या फिर एक निशान की वैल्यू कितनी होती है। तो प्यारे साथियों माइक्रोमीटर की स्लीव के ऊपर बनी हुई जीरो लाइन के ऊपर की तरफ बने हुए एक निशान का मान कितना होता है, ये आपके लिए रहता है कितना, 1 मिलीमीटर रहता है। ठीक है भाई। अगर पूछ ले नीचे की तरफ, अगर आपसे पूछ ले नीचे की तरफ बने हुए अंशांकन, तो प्यारे साथियों अब नीचे वाली जो बात है इसको आराम से समझना। नीचे की तरफ जो भी अंशांकन बनते हैं ये इस ऊपर वाले 1 मिलीमीटर को क्या करते हैं, ये इस ऊपर वाले 1 मिलीमीटर को बराबर 2 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या समझे कि भाई नीचे की तरफ जो निशान बने हैं ये ऊपर वाले 1 mm की दूरी को कितने बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो भाई ऊपर वाले एक भाग का मान था कितना, 1 मिलीमीटर, और इस 1 मिलीमीटर को मैंने क्या कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो नीचे वाले एक निशान का मान मेरे पास कितना आ गया, ये एक निशान का मान मेरे पास कितना आया, जो नीचे की तरफ है उसका एक निशान का मान आया मेरे पास कितना, 1/2 मिलीमीटर, या फिर आप क्या बता सकते हो 0.5 मिलीमीटर भी बता सकते हो। ये चीज़ें कहाँ काम आएगी, ये चीज़ें जहाँ काम आएगी जब आपके सामने किसी माइक्रोमीटर की रीडिंग एग्जामिनर दे देगा, और उस रीडिंग को जब आप क्या करोगे, पढ़ने का प्रयास करोगे, तो इन बातों के बारे में जब आपको ज्ञान होगा तभी आप क्या कर सकते हो, उस रीडिंग का अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हुई ना बात। हाँ बिल्कुल, 0.5। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो आगे लो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्लीव खोल या फिर बैरल के बाद में आपका जो तीसरा पार्ट आता है साथियों, माइक्रोमीटर के इस तीसरे पार्ट को आप बोलोगे किसके नाम से, माइक्रोमीटर के इस तीसरे पार्ट को आप जानोगे थिम्बल के नाम से। किस नाम से जानोगे भाई, इसे आप जानोगे थिम्बल के नाम से। अब सुनना, इसका जब पोस्टमार्टम करेंगे तो क्या क्या प्रश्न इसके संबंध में निकल कर आ सकते हैं। देखो जी, थिम्बल साथियों, एक माइक्रोमीटर का थिम्बल भाग, ये एक ऐसा भाग होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसकी पहचान समझना। माइक्रोमीटर का थिम्बल भाग हमेशा सिलेंड्रिक यानी कि बेलनाकार आकृति में होता है। कैसी आकृति में रहेगा, सिलेंड्रिकल आकृति यानी कि बेलनाकार आकृति में रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहां से आपको ये बात तो समझ में आ गई, सिलेंड्रिकल आकृति में आप बोलोगे कि सर सिलेंड्रिकल आकृति में तो स्लीव भी बनी हुई थी, तो फिर अपन थिम्बल और स्लीव में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। तो समझना मेरी बात को कि थिम्बल का जो भाग होता है ये सिलेंड्रिकल तो होता है, लेकिन प्यारे साथियों थिम्बल का जो आगे का भाग होता है ना, इस आगे के सिरे को या फिर इस आगे के भाग को क्या किया जाता है, इस आगे के भाग को परवणित किया जाता है। क्या बोल सकते हो, परवणित का अर्थ क्या होता है भाई, परवणित का अर्थ होता है इंग्लिश में बेवल, और बेवल का मतलब होता है तिरछा करना, या फिर आप ओब्लिक इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि सिंगल के थिम्बल का आगे का सिरा हमेशा क्या किया हुआ रहता है, हमेशा टेपर किया हुआ रहता है। पीछे से तो क्या रहेगा, बिल्कुल प्लेन रहेगा, और आगे से भाग को क्या कर दिया जाएगा, टेपर कर दिया जाएगा। क्लियर हुई बात सभी के। तो इस चीज को पहचान करके आप क्या कर सकते हो, आराम से पहचान कर सकते हो कि ये मेरे माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट है, ये मेरे माइक्रोमीटर का थिम्बल पार्ट है। प्यारे साथियों, यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी माइक्रोमीटर की सर्कुलर स्केल, क्या किसी माइक्रोमीटर की सर्कुलर स्केल
माइक्रोमीटर के किस पार्ट के ऊपर अंकित होती है? तो ये पार्ट अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? आप बोलोगे कि मास्टर जी पार्ट अपन पढ़ रहे हैं थिम्बल। तो अर्थ क्या निकला कि एक माइक्रोमीटर की वर्ताकार स्केल, एक माइक्रोमीटर की सर्कुलर स्केल हमेशा किस पर अंकित होती है? तो आपका जवाब होगा थिम्बल के ऊपर। इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न बताऊं, आपसे पूछ ले एक माइक्रोमीटर की लाइनर स्केल यानी कि रेखीय मापनी वो कहां पर अंकित होती है? तो साथियों लाइनर स्केल होती है स्लीव के ऊपर, क्योंकि वहां क्या मिली थी? एक रेखा ही तो मिली थी। ठीक है, तो लाइनर स्केल मिलेगी स्लीव के ऊपर, और वर्ताकार स्केल यानी कि सर्कुलर जो स्केल रहेगी वो आपको कहां अंकित मिलेगी? वो आपको अंकित मिलेगी अपने थिम्बल भाग के ऊपर। याद रह जाएगी आराम से बात। चलो तो फिर आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं तीसरी बात की। प्यारे साथियों, जो आपका थिम्बल भाग होता है, इस थिम्बल भाग में आपको स्केल यानी कि अंशांकन बने हुए मिलेंगे। तो साथियों एग्जामिनर पूछेगा कि थिम्बल भाग पर बने हुए टोटल ग्रेजुएशन कितने होंगे? आप बोलोगे कुल मिलाकर कितने निशान होंगे। ठीक है, तो यदि पूछे कुल मिलाकर कितने निशान होते हैं, तो आप सभी साथी ध्यान में रखना, विराट कोहली की 50 बहुत लेट आई है ना? विराट कोहली की 50 क्या आई है? बहुत दिनों के बाद आई है। तो यहाँ पर आपका जो थिम्बल रहता है, इस थिम्बल के ऊपर कुल मिलाकर कितने निशान होते हैं भाई? इस थिम्बल के ऊपर कुल मिलाकर 50 निशान क्या होते हैं? अंकित होते हैं। कुल कितने होंगे? धर्म सिंह, माइक्रोमीटर क्या मापता है? माइक्रोमीटर बाहरी आंतरिक गहराई आदि की माप को क्या करता है? सूक्ष्मता में मापने का काम करता है। बाकी कुछ स्पेशल माइक्रोमीटर होते हैं, कुछ विशेष माइक्रोमीटर होते हैं, उनका उद्देश्य क्या रहता है? अलग यूज के लिए रहता है। वो भी अपन क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, आप तो बिल्कुल क्लास में एंड तक बने रहिए। तो देखो टोटल ग्रेजुएशन यानी कि टोटल निशान कितने मिले? 50। अब उस एग्जामिनर के दिमाग में ऐसा आएगा कि यार इसको ये बात तो पता है कि टोटल निशान कितने हैं? 50 निशान है। वो बोलेगा एक निशान का मान बताओ जी। तो देखो साथियों कंफ्यूज मत होना, एक ही प्रश्न को एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दो तरीकों से पूछ सकता है। आपसे पूछेगा, साधारण प्रश्न पूछेगा तो आपको बोलेगा माइक्रोमीटर का अल्पतमाप कितना होता है, या फिर इसी प्रश्न को एग्जामिनर घुमाकर कैसे पूछ सकता है कि किसी माइक्रोमीटर के थिम्बल पर बने हुए एक निशान का मान कितना होता है। तो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। क्या है भाई? दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। कितनी वैल्यू होती है? आपने अल्पतमाप पढ़ा था अभी, कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे होता है? तो समझना एक बार, एक निशान का मान कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर होता है। अब साथियों यहां से एक अच्छा प्रश्न ये निकल के आता है कि जब आपका थिम्बल भाग क्या करता है? जब आपका थिम्बल भाग एक पूर्ण चक्कर करता है, यानी कि एक रोटेशन क्या करता है? कंप्लीट करता है। जब आप थिम्बल को पकड़कर क्या करेंगे? घुमाना प्रारंभ करेंगे। जैसे मान लो ये आपका माइक्रोमीटर का थिम्बल भाग है और इसे आपने क्या किया? रोटेट करना प्रारंभ किया, इसको आपने घुमाना प्रारंभ किया। तो जो आपका थिम्बल भाग है जब ये क्या करेगा? पूरा एक चक्कर क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। पूरा एक रोटेशन क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। उस कंडीशन में जो आपका स्पेंडल भाग होगा ना, ये कितनी दूरी तय करेगा? तो प्यारे साथियों ये आपका स्पेंडल भाग कितनी दूरी तय करेगा? ये स्पेंडल भाग दूरी तय करेगा कितनी? 0.5 मिलीमीटर की। आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, कैसे करेगा? तो समझो भाई, अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा थिम्बल के ऊपर कुल कितने ग्रेजुएशन है? आप बोलोगे 50 ग्रेजुएशन है। एक ग्रेजुएशन का मान कितना है? 0.1 मिलीमीटर है। तो लो भाई, कुल मिलाकर उसने एक चक्कर में कितने निशान कवर किए? कुल मिलाकर उसने एक चक्कर में 50 निशान कवर किए। एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू है 0.01। मल्टीप्लाई करोगे तो मान कितना आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो मान आ जाएगा कितना? 0.5 मिलीमीटर। और लो जी, ये मान मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपका थिम्बल एक रोटेशन पूरी कंप्लीट करता है तो वहां पर आपके वहां पर स्पेंडल के द्वारा कितनी चाल प्राप्त करता है? तो स्पेंडल आपका चाल प्राप्त करता है कितनी? 0.5 मिलीमीटर की चाल प्राप्त करता है। क्लियर हुई सभी साथियों की ये वाली बात? बिल्कुल रितेश कुमार, बिल्कुल गुड इवनिंग। 0 से 49 कृष्ण कुमार, 0 से 49 मत मानना। टोटल निशान कितने मानना?
0 से 50 ही मानना, बस 50 अंकित नहीं मिलेगा, है ना। वैसे तो 49 भी अंकित नहीं मिलेगा, 45 के बाद में क्या आएगा, डायरेक्ट आपका 0 आएगा और वो 0 ही क्या माना जाता है, आपका 50वां निशान माना जाता है। ठीक है, तो ये चर्चा थी साथियों आपके किसके संबंध में, आपकी थिम्बल भाग के संबंध में। एक केवल सिंपल सी बात और है कि भाई थिम्बल का जो पीछे का सिरा होता है वो किस प्रकार का होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, प्लेन होता है ना, टेपर नहीं होता है। और इस प्लेन सिरे के ऊपर आपको कौन सी क्रिया की हुई मिलती है, इस प्लेन सिरे के ऊपर आपको नलिंग की क्रिया की हुई मिलती है। और नलिंग की क्रिया अपन क्यों करते हैं, जो आपका कारीगर होता है, जो आपका ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर की ग्रिपिंग पावर यानी कि इसकी हाथ की पकड़ शक्ति को मजबूत करने के लिए वहां थिम्बल के ऊपर क्या किया जाता है, इसकी पकड़ शक्ति को मजबूत करने के लिए थिम्बल के ऊपर क्या किया जाता है भाई, नलिंग की प्रोसेस की जाती है। तो क्लियर हुई सभी के बात। हाँ कृष्ण कुमार, लिस्ट काउंट ये वाला ही होता है, थिम्बल के एक निशान का मान बोल दीजिए, चाहे आप लिस्ट काउंट बोल दीजिए, दोनों क्या है, सिमिलर है भाई। ठीक है, आगे देखो फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसके संबंध में। थिम्बल अपना कंप्लीट है, बिल्कुल 1 मिनट रुको, जो भी साथीगण स्क्रीनशॉट लेना चाहता है बिल्कुल ले सकता है भाई। यदि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, माइक्रोमीटर आपको बिल्कुल कंप्लीट करा के जाऊंगा, तो जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ता हूं मैं अपने आगे के पार्ट के ऊपर। तो भाई कुल मिलाकर कितने पार्ट हुए अपने पार्ट हो गए 3। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो। हाँ नेक्स्ट देखो, 3 के बाद में साथियों अपना 4 नंबर का और सबसे अहम पार्ट आता है। इस पार्ट से भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप करता है भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन देता है। क्या नाम है भाई, आपके अगले पार्ट का नाम है क्या, रेचेट स्टॉप। क्या बोलते हैं वो, रेचेट स्टॉप। अब देखो समझो इसके बारे में प्यारे साथियों। पहली बात बताऊं आपको, तो रेचेट स्टॉप जो आपका रहता है, जो आपका रेचेट स्टॉप होता है, इस रेचेट स्टॉप के ऊपर भी आपको क्या की हुई मिलती है, आपको नर्लिंग की हुई मिलती है। क्या की हुई मिलेगी, नर्लिंग की हुई मिलेगी। और अभी मैंने आपको बताया नर्लिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, जब कारीगर आपका रहता है, उसका जो हैंड रहता है, उसकी जो ग्रिपिंग पावर होती है, उसकी हाथ की जो पकड़ शक्ति होती है, इसको मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, नर्लिंग की क्रिया की जाती है, ताकि आपका किसी भी प्रकार का स्लीपेज वहां पर न हो। ठीक है, तो अब देखो कि भाई रेचेट स्टॉप के ऊपर क्या की हुई मिलती है, नर्लिंग की हुई मिलती है। दूसरी बात बताऊं, अगर दूसरी बात बताऊं तो दूसरी बात निकल कर आती है किसके संबंध में, इसके यूज के संबंध में, कि भाई रेचेट स्टॉप का उपयोग क्या होता है। तो प्यारे साथियों, जो बात यहां पर आपकी बोर्ड स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं, गारंटी देता हूं यदि उपयोग में से प्रश्न बनेगा तो सेम टू सेम जो लाइन में आज बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं आपसे वही बात पूछी जाएगी कि भाई रेचेट स्टॉप आपका माप लेते समय क्या करता है, एक समान दाब क्या करता है भाई, एक समान दाब क्या करता है, सुनिश्चित करने का काम करता है। रेचेट स्टॉप का काम क्या हो गया कि भाई माप लेते समय एक समान दाब सुनिश्चित करने का कार्य किसका होता है, आपके रेचेट स्टॉप का होता है। और एग्जामिनर पूछ ले कि माप लेते समय हमेशा माइक्रोमीटर के किस पार्ट को पकड़कर अपन को घुमाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, इसके 2 तरीके होते हैं। आप जब भी माइक्रोमीटर को प्रयोग में ले रहे हो तो आप थिम्बल को पकड़कर भी क्या कर सकते हो, माप ले सकते हो। लेकिन वहां यदि आपका कम अनुभव वाला कोई कारीगर होगा, या फिर कई बार क्या होता है, कई कंडीशन में आपकी थिम्बल को पकड़कर घुमाने पर आपकी माप में क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। ठीक है ना, तो हमेशा जब भी आप माप लेते हैं तो वहां पर क्या करना है आपको, वहां पर हमेशा आपको रेचेट स्टॉप को पकड़कर ही क्या करना है, घुमाना है। क्योंकि थिम्बल और रेचेट स्टॉप इन दोनों का संबंध डायरेक्ट किससे होता है, आपके स्पेंडल से होता है। ठीक है ना, तो हमेशा रेचेट स्टॉप को पकड़कर ही अपन को घुमाना है। माइक्रोमीटर की लंबाई कितनी होती है, अरे माइक्रोमीटर की लंबाई नहीं, माइक्रोमीटर की रेंज आती है बेटा, है ना, 0 से 25 मिलीमीटर। देखो नेक्स्ट बात करूं साथियों, आपसे एक प्रश्न यहां से और पुटअप किया जा सकता है। क्या आपसे पूछा जा सकता है, रेचेट स्टॉप के ऊपर कौन सी चूड़ी कटी होती है। तो प्यारे साथियों, स्क्रू चूड़ियों के अंतर्गत आपकी एक चूड़ी आती है, कौन सी चूड़ी, आपकी बटरस चूड़ी, जिसके एक फ्लैंक का कोण 45 डिग्री होता है और दूसरी फ्लैंक का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये जो आपकी बटरस चूड़ी होती है, इस बटरस चूड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपके रेचेट स्टॉप पर किया जाता है। और प्यारे साथियों, याद रखना एक अच्छी बात है कि जब भी आपका मेजरिंग फेस यानी कि आपका माप लेने वाला फेस
अभी समझाऊंगा डायग्राम में ये सारी चीजें। जब भी आपका मेजरिंग फेस क्या हो, जब भी आपका मेजरिंग फेस आपके वर्कपीस यानी कि आपके कार्यखंड के क्या आ जाए, संपर्क में आ जाता है, तो वहां पर आपका रेचेट स्टोव क्या देता है, आपको एक विशेष प्रकार की आवाज देता है। वो कारीगर को क्या बोलता है कि भाई कारीगर तू मेरी भी सुन, मैं क्या बोल रहा हूं। तो रेचेट स्टोव क्या करेगा, आपको एक विशेष प्रकार की आवाज देने का काम करेगा। और ये आवाज कैसी होती है, तो ये कोई कोयल वाली आवाज नहीं होती है। ये आवाज कैसी होगी, ये आवाज होगी आपकी टच टच की आवाज। और इस आवाज को सुनकर वो कारीगर क्या अनुभव करता है भाई, इस आवाज को सुनकर वो कारीगर अनुभव करता है, जैसे मान लो ये वर्कपीस है, ये आपका मेजरिंग फेस है, तो जैसे ही आपका रेचेट स्टोव टच टच की आवाज देगा तो उस समय उस कारीगर को ये बात पता चल जाएगी कि मेरा मेजरिंग फेस कार्यखंड की सतह के क्या हो चुका है, टच हो चुका है। तो इससे साथियों त्रुटि रहित माप ली जाती है, इससे कभी भी माप में क्या नहीं आता है, एरर नहीं आता है। और इसीलिए मैंने आपको क्या बताया इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, अरे चेटरिंग की आवाज़ मत समझना सुधाकर पटेल, चेटरिंग की न समझकर आप क्या समझना, टच टच की आवाज़ आपको प्रदान करता है, ठीक है। तो ये चर्चा थी अपनी किसके संबंध में, अपने रेचेट स्टोव के संबंध में। साथियों बताता हूं आपको माइक्रोमीटर का अगला पार्ट। लो भाई, इसका समीकरण तो यहीं खत्म होता है। एक प्रश्न पूछूं क्या आपको यहां से, देखिए आप सभी को इसके बारे में कितना पता है। साथियों एक बात बताइए, अपन ने 2 बार ये चीज़ पढ़ ली है, आप किसी का दिमाग आपका काम किया या नहीं किया। एक बात बताओ कि रेचेट स्टोव के ऊपर आप नर्लिंग कर रहे हो, थिम्बल के ऊपर आप नर्लिंग कर रहे हो, तो ये नर्लिंग का कौन सा पैटर्न होता है इनके ऊपर, बताओ। देखिए बताओ, कमेंट पुटअप करके बताओ कि माइक्रोमीटर के थिम्बल और उसके रेचेट स्टोव के ऊपर जो नर्लिंग की जाती है, ये नर्लिंग का कौन सा पैटर्न होता है, क्योंकि नर्लिंग भी तो अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो बताओ देखिए कौन सा पैटर्न होगा। देखिए अभी पता चल जाएगा किस किस को मालूम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आर के यादव, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, आर के यादव। अखिलेश कुमार सिंह का भी बिल्कुल सही है, गोपी गोल्डन का बिल्कुल सही है, सुधाकर पटेल बिल्कुल सही है, बंटी सिंह और कौन था, मनीष प्रजापत। बिल्कुल आप दोनों का आंसर गलत है भाई, बिल्कुल बंटी सिंह क्रॉस नहीं होगा, डायमंड होगा। बिल्कुल देखो, अरे क्रॉस नहीं होगा सुरेश कुमार, क्रॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ लेना एक बार। देखो अगर बात करते हैं किसके संबंध में, अगर बात करूं रेचेट स्टोव के संबंध में, तो रेचेट स्टोव के ऊपर तो आपको इस प्रकार से स्ट्रेट नर्लिंग की हुई मिलेगी। कौन सी, स्ट्रेट नर्लिंग की हुई मिलेगी। और अगर बात करें किसकी, आपके थिम्बल पार्ट की, तो साथियों वहां याद रखना, वहां आपको इस प्रकार से क्या की हुई मिलेगी, नर्लिंग की हुई मिलेगी। और इस प्रकार की नर्लिंग को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकार की नर्लिंग को अपन बोलते हैं क्या, अपनी डायमंड नर्लिंग, ठीक है ना। क्रॉस नर्लिंग का पैटर्न कैसा होता है, देखो क्रॉस नर्लिंग का पैटर्न होता है, इसमें इस प्रकार से सीधी लाइनें रहती है और फिर इस प्रकार से वर्टिकल लाइनें आती है, ये होता है क्रॉस नर्लिंग का पैटर्न। जबकि माइक्रोमीटर के थिम्बल के ऊपर आपको डायमंड टाइप की मिलती है, ठीक है भाई। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 4 के बाद में 5 नंबर की बात करते हैं। साथियों 5 नंबर का जो आपका पार्ट होगा उसे आप जानेंगे किस नाम से, उसे आप जानेंगे स्पेंडल लॉक नट के नाम से। किस नाम से जानेंगे जी, इसे आप जानेंगे स्पेंडल लॉक नट। अब नाम से विद्यमान हो रहा है साथियों क्या, कि जो आपका स्पेंडल लॉक नट होता है ये क्या काम करता है। तो साथियों जब भी आप क्या लेते हैं, जब भी आप माप लेते हैं, आप मेजरमेंट करते हैं, तो माप लेते समय आपके स्पेंडल को लॉक करने का, उसको ताला लगाने का काम किसका रहेगा। तो माप लेते समय आपके स्पेंडल को लॉक करने के लिए जिस डिवाइस, जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसको अपन क्या बताते हैं, उसको अपन बताते हैं स्पेंडल लॉक नट, ठीक है जी। तो क्या पर्पज हो गया, स्पेंडल को लॉक करना, ठीक है भाई। बिल्कुल आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी, फिर बढ़ता हूं आगे अपने 6 नंबर के पार्ट के ऊपर। हाँ भाई ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, तो चलो फिर बढ़ते हैं 6 नंबर के पार्ट के ऊपर। लो भाई
6 और 7 दो पार्ट और बच रहे हैं, केवल इन दोनों पार्टों को कंप्लीट कर लेते हैं। प्यारे साथियों 6 नंबर का जो भाग होगा ये भी माइक्रोमीटर का क्या माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है, और इसे अपन नाम देते हैं क्या, इसे अपन नाम देते हैं निहाई। और प्यारे बच्चों इंग्लिश में इसे अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अपन इसे बोलते हैं क्या, एनविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एनविल बोलते हैं। अब देखो यहां से पहला प्रश्न एग्जामिनर आपको बेसिक के रूप में इस प्रकार से पूछ सकता है कि आपका एनविल किस मटेरियल का बना होता है। तो प्यारे साथियों याद रखना, जो आपका एनविल होता है वो हमेशा किसका बना होगा, एनविल आपका एलॉय स्टील यानी कि मिश्रण इस्पात का क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। हाँ बिल्कुल, रेचेट पर क्या रहेगा, स्ट्रेट। ठीक है, तो मटेरियल क्या रहेगा निहाई का, निहाई यानी कि एनविल का मटेरियल रहेगा एलॉय स्टील। कहाँ स्थित होता है, अभी पूछा था, अभी बताया था मैंने कि भाई एनविल हमेशा सी फ्रेम के बाईं ओर, किस ओर भाई, लेफ्ट साइड की ओर क्या होता है, स्थित होता है। तीसरी बात पूछता है एनविल का यूज। तो प्यारे साथियों एक बात बताओ, निहाई यानी कि एनविल ये एक ऐसा औजार है जो आपके शीट मेटल में भी काम आता है, जो आपके ब्लैक स्मिथी में भी काम आता है। ये वाला नहीं आता, वो होता दूसरा है, लेकिन तीनों का उपयोग क्या है, सेम है भाई। तीनों का उपयोग सेम इसलिए है क्योंकि एनविल हमेशा आपके क्या माने जाते हैं, एनविल आपके माने जाते हैं सपोर्टिंग डिवाइस। क्या मानी जाती है भाई, सपोर्टिंग डिवाइस मानी जाती है, यानी कि एक सहारा देने वाली युक्ति मानी जाती है। तो बात क्लियर हुई, जब भी अपन माप लेते हैं तो अपने वर्कपीस को एक ओर से सहारा देने का काम किसका रहता है, आपके एनविल का रहता है। ठीक है, अरे भाई मिस्टर लक्की क्रिएशन लखनऊ वासी, बिल्कुल देखिए जब जब समय मिलता है बिल्कुल आप सभी साथियों के सामने लाइव आने का ज़रूर प्रयास करता हूं। ठीक है, अभी क्लासों का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है क्योंकि यूपीआर रूरल पेड कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेली की 2.5 घंटे की क्लास आती है, 1.5 घंटे की सुबह आती है, 1 घंटे की शाम को, फिर ऑफलाइन की भी 2 या 3 क्लासें होती है। ठीक है ना, तो जब जब मौका मिलता है बिल्कुल आपके सामने ज़रूर आता हूँ। ठीक है, तो ये बात थी अपनी किसके संबंध में, निहाई यानी कि एनविल के संबंध में। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं अपने 7 नंबर के पार्ट की। और 7 नंबर का पार्ट क्या रहेगा, 7 नंबर का पार्ट अपना रहेगा धुरा। और धुरे को इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्या, धुरे को इंग्लिश में अपन बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं भाई, स्पिंडल। अब देखो जी समझो बात को एक बार, ये तो यहां से कंप्लीट हुआ क्या, यहां से कंप्लीट हुआ आपका एनविल। अब बात करता हूं धुरा यानी कि आपके स्पेंडल की। तो साथियों अगर चर्चा करें स्पेंडल के संबंध में तो देखो पहला बेसिक प्रश्न इसके लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या कि स्पेंडल किस मटेरियल का बना होता है, तो जवाब देना स्पेंडल हमेशा एलॉय स्टील यानी कि मिश्रण इस्पात का बना होता है। दूसरा प्रश्न एज इट इज सेम टू सेम, स्पेंडल हमेशा सी फ्रेम पर कहाँ अंकित होता है, तो बिल्कुल अगर एनविल बाईं ओर है तो स्पेंडल हमेशा कहाँ होगा, स्पेंडल आप बोलोगे जी दाईं ओर होगा। तीसरी बात, स्पेंडल को क्या माना जाता है, स्पेंडल को एक माइक्रोमीटर का मेजरिंग फेस माना जाता है। क्या, माप लेने वाला फलक माना जाता है, क्योंकि जो रीडिंग आपको मिलती है वो रीडिंग किसके द्वारा मिलती है, तो प्यारे साथियों स्लीव और थिम्बल जिस रीडिंग को प्रदर्शित करता है वो रीडिंग हमेशा आपके स्पेंडल के द्वारा या फिर स्पेंडल की सहायता से ही अपन को क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो याद रखना ये भी कौन सी, स्पेंडल लॉक नट पर कौन सी थ्रेड होगी, वी थ्रेड होगी भाई। ठीक है, वी थ्रेड। ठीक है देखो तो ये जो आपका रहता है इसे क्या माना जाता है, मेजरिंग फेस माना जाता है। अब साथियों आपसे बात करूं तो भाई स्पेंडल और एनविल इन दोनों के लिए आपको एक कॉमन चीज याद रखनी है। और कॉमन चीज किस प्रकार से याद रखनी है, अपनी नोटबुक में इसे नोट करके लिख लेना। साथियों कई बार पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर के जो मेजरिंग फेस होते हैं, भाई आपके मेजरिंग फेस हमेशा क्या आएंगे, भाई जो आपके मेजरिंग फेस आएंगे वही तो आपके किसके संपर्क में आएंगे, वही आपके वर्कपीस से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, यानी कि आपके वर्कपीस के संपर्क में आएंगे। अब यदि अगर अपन किसी चीज के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो भाई संपर्क में आने पे लाभ भी होता है और हानि भी होती है। तो देखो जब आपके मेजरिंग फेस क्या होते हैं, वर्कपीस के संपर्क में आते हैं, तो इन मेजरिंग फेसों को खराब होने से बचाने के लिए, क्या इन मेजरिंग फेसों को डैमेज होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इन मेजरिंग फेसों को वर्कपीस के संपर्क में आने पर डैमेज होने यानी कि खराब होने से बचाने के लिए वहां पर एक कार्बाइड की क्या लगाई जाती है, टिप लगाई जाती है। और आप सभी को पता है
कि कार्बाइड मटेरियल आपका क्या होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है, तो ये जल्दी से आपके क्या नहीं होगा, जल्दी से ये वियर नहीं होगा, यानी कि जल्दी से ये घिसेगा नहीं। तो भाई आपके जो मेजरिंग फेस है वो जो के त्यों ही क्या रहेंगे, बने हुए रहेंगे। अब एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि भाई ये जो आप कार्बाइड की टिप लगाते हो ना इन मेजरिंग फेसों के ऊपर, ये आप किस क्रिया के द्वारा लगाते हो। तो साथियों यहाँ से याद रखना, ये कार्बाइड की टिप आपकी फिटर थ्योरी में एक चैप्टर आता है, चैप्टर का नाम होता है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो उसमें जो क्रिया है आपकी कौन सी, हार्ड सोल्डरिंग की क्रिया, जिसे आप ब्रेजिंग के नाम से जानते हो। इस ब्रेजिंग क्रिया के द्वारा क्या लगाया जाता है, इसी कार्बाइड की टिप को लगाया जाता है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। तो ये सातों पार्ट मैंने आपको माइक्रोमीटर के क्या करवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इसका भी अगर आप सभी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब आपको बात बताता हूं एक अच्छी सी, आज आपने 7 भाग पढ़े माइक्रोमीटर के, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी की दिक्कत होगी कि सर आप साइड में नहीं होते हो, ठीक है ना, तो ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। अब आपको बताता हूं अहम मुद्दे की बात। साथियों आज अपन ने माइक्रोमीटर की बेसिक बातें पढ़ी और पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर पढ़े। कल आप सभी साथियों को इनकी थ्योरी को अच्छे से तैयार करके आनी है। अपन डायग्राम में कल क्या देखेंगे, इन्हीं पार्टों को मैं आपको माइक्रोमीटर के डायग्राम के ऊपर समझाऊंगा, ठीक है, कौन सा पार्ट किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। और कल अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, जो अपने माइक्रोमीटर के क्या है, प्रकार है, जिनके अंतर्गत आपके साधारण माइक्रोमीटर भी रहेंगे और आपके जो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो माइक्रोमीटर आप काम में लेते हैं वो भी आपके रहेंगे। तो बिल्कुल फिर मिलते हैं कल शाम 8 बजे, ठीक है ना। कल रात को ही मान लो शाम, तो क्या आजकल शाम तो जल्द ही हो जाती है ना। तो कल रात को मिलते हैं 8 बजे। एक निवेदन आप सभी साथियों से रहेगा, जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप इस लाइव क्लास को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। कोई गड़बड़ तो पढ़ाया नहीं है, पढ़ाई तो आपके काम की चीज़ है। अगर आपके ही किसी भाई का इस क्लास से भला होता है तो बिल्कुल मेरे दिन को क्या मिलेगा, बिल्कुल सुकून मिलेगा। तो आप सभी से केवल एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, बिल्कुल आप क्या कीजिए, है ना, बिल्कुल क्या करना है आपको इस क्लास को, इस लाइव सेशन को बिल्कुल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल शेयर करना है, ठीक है भाई। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।